अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैंने सेलेक्ट किया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्टेडियम रोड, मजीद एसआरई स्टेडियम रोड कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और इसका फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर का पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज बाकायदा मैं सॉल्व करूंगा और बाकी पीडीएफ से आपको सेक्शन बी और सी मिल जाएगा। उसमें कुछ क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछना, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बताने की। एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स इज। जो मॉडर्न ऑप्टिक्स है इससे मुराद है जो ग्रीक्स हैं उनके ऑप्टिक्स के बाद की सोच। ग्रीक जो है वो अलग सोचते थे ना, तो जो मॉडर्न ऑप्टिक्स है वो ऑप्टिक्स है जो कि आजकल हम लोग स्टडी करते हैं। और उसके फादर जो है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, विच इज़ इब्नुल हैतम। इब्नुल हैतम जो है, जो इनकी किताब है किताबुल मनाज़िर, उससे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वर्किंग होती है हमारी आई की और आई का स्ट्रक्चर क्या है। तो मॉडर्न ऑप्टिक्स के फादर जाने जाते हैं इब्नुल हैतम। क्वेश्चन नंबर 2, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन द वेक्टर्स आर। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का वो नेगेटिव होता है जब वेक्टर्स क्या हों, पैरेलल हों, एंटी पैरेलल हों, रोटेटेड थ्रू 45 डिग्रीज या परपेंडिकुलर हों। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है ना, अगर मैं दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट मालूम करना चाहता हूं तो बराबर होती है ए बी कॉस थीटा के। अब नेगेटिव कौन बनाएगा? ए और बी तो मैग्नीट्यूड है, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकते। नेगेटिव बनाएगा बेसिकली कॉस थीटा। अगर मैं पैरेलल रखता हूं तो पैरेलल हो जाएगा एंगल 0 डिग्रीज ना, तो कॉस 0 1 होता है। 45 डिग्रीज रखता हूं तो वो 0.707 आ जाएगा। परपेंडिकुलर रखूंगा तो कॉस 90 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर होता है। लेकिन हमें नेगेटिव आंसर चाहिए। एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्रीज। कॉस 180 अगर मालूम करते हैं तो आंसर आता है -1। इस वजह से अगर ए बी -1 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव तब आता है जब वेक्टर्स होते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक गन को फायर किया जा रहा है तो जो मैग्नीट्यूड होता है मोमेंटम का, गन का जो मोमेंटम होता है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ग्रेटर देन द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, लेसर देन द मोमेंटम ऑफ बुलेट, या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली यहां पर इस्तेमाल हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी। तो यहां पे जो मोमेंटम है गन का वो हमेशा हमेशा बराबर होगा किस चीज के? ये लिखा हुआ है इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, और सही बात है, दोनों के मोमेंटम बराबर होंगे टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन की वजह से इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। नंबर 4, अ प्रोजेक्टाइल विच इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड मैक्सिमम एट द मोमेंट ऑफ। जब एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरीके से ना, एक्स एक्सिस के लिहाज से, तो उसकी इस तरीके से मूव करेगा, जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से। अगर एक हाइट से उसको फेंक रहे हैं तो सवाल ये कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, कब होगी? देखो ये जो पॉइंट है ना, जो कि कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मोमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां पर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो इसमें होगी, लेकिन इस पॉइंट पे v नॉट वाई 0 होगा, टॉप पॉइंट पे v नॉट वाई 0 होगा। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस बढ़ती रहेगी और एक्स एक्सिस की वैल्यू प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहती है। तो जो मैक्सिमम होगी वो होगी बिल्कुल जब वो यहाँ पे टकराने वाला होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे वाई भी अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुकी होगी और एक्स तो बहरहाल रहेगा ही कांस्टेंट। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटिंग द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज। कितना है? 29 दिन, 30 दिन, 27 दिन, या फिर 28 28.29 डेज। तो देखो 27 दिन 6 घंटे कुछ लगते हैं मून को जो है वो अपना एक रोटेशन मुकम्मल करने के लिए अराउंड अर्थ, विच इज इक्वल टू 27.3 डेज। ठीक है ना, ये टाइम पीरियड है मून का अराउंड अर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। इसमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है? हॉर्स पावर, फुट पाउंड पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या किलो वाट आवर। हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर विच इज इक्वल टू 746 ऑफ वॉट। जूल पर सेकेंड खुद वॉट के बराबर होता है। फुट पाउंड पर सेकेंड जो एफपीएस सिस्टम है उसमें यूनिट है पावर का। बट किलो वाट आवर इज द यूनिट, इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। किलो वाट आवर एनर्जी का यूनिट है। एक किलो वाट आवर बेसिकली कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो यूनिट जिससे बिजली का बिल हमारे घरों में बनकर आता है।
और ये बराबर होता है 3.6 10⁻⁶ जूल्स के। तो जूल के बराबर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये यूनिट है एनर्जी का, ना के पावर का। क्वेश्चन नंबर 7, टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली वी यूज। जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नीफाइंग ग्लास। करेक्ट आंसर इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में दो वर्ड आ रहे हैं, टेली आ रहा है, स्कोप आ रहा है। टेली का खुद मतलब होता है फार, और स्कोप का मतलब होता है देखना, टू व्यू, और उर्दू में हम इसको कहते हैं दूरबीन। तो जाहिर सी बात है यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दो फोर्सेस हैं जो कि इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट हैं डायरेक्शन में, और वो एक्ट नहीं कर रही ऑन द सेम लाइन, दे कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। ये बेसिकली कपल की डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पे इस तरीके से एक रॉड है हमारे पास, दो इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं और एक लाइन में नहीं लग रही, एक दूसरे थोड़ा फासले पे लग रही हैं। ये एफ है, लेट से ये माइनस एफ है, इसको कहते हैं कपल, विच प्रोड्यूसेस द रोटेशन, जो कि रोटेशन को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग ए सोनोमीटर। सोनोमीटर पे बाकायदा एक लेक्चर अपलोडेड है, बिल्कुल उसको जाके देख सकते हो अगर आपको ये बात नहीं पता। तो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो है ना, जिसके मुताबिक ये टेंशन पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड जो है वो डिपेंड करती है, इनवर्सली डिपेंड करती है लेंथ पर, लेंथ ऑफ लूप पर, वो पूरा सोनोमीटर के टॉपिक में उन लॉज को हम वेरीफाई कर सकते हैं, लॉज ऑफ सोनोमीटर भी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल, चैप्टर नंबर 9 में है, जहाँ पे वो पूरी बहस और मुबाहिसा है ना कि लाइट का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में जो पूरी बहस और मुबाहिसा है, तो उसी के अंदर ये टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो मैक्सवेल ने प्रोड्यूस करी थी। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज द सेम। हर एक पॉइंट जो होता है रोटेटिंग बॉडी का, रिजिड बॉडी का, वो क्या चीज़ सेम रहती है? तो याद रखिए एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? आप एक बात नोट करिए, अगर एक रिजिड रोटेटिंग बॉडी है तो मिसाल तौर पर ये इसका सेंटर है, तो इस पॉइंट के बारे में देखा जाए तो एंगल भी उतना ही बनेगा जितना कि इस पॉइंट का एंगल बनेगा, जितना कि इस पॉइंट का एंगल बनेगा। तो हर एक पॉइंट में जो एंगल बन रहा होता है, जो एंगल चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इक्वली हो रहा होता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, और इसी वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी सेम रहता है। नंबर 12, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। कोई बॉडी अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंचती है तो वहां पर वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाती है। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। सो हमें पता है W बराबर होता है mg के, तो अगर g 0 पुट करेंगे तो वेट भी 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थ के सेंटर में जाके वैल्यू ऑफ जी भी 0 हो जाती है, वेट भी 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता है। वहां पे सिर्फ बॉडी का मास रहता है, बाकी 0 हो जाती हैं वैल्यूज। फॉर ऑल सुपरसोनिक स्पीड, जो मैक नंबर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड में मैक नंबर 1 होता है, वैसे तो 1 से लेकर 3 तक होता है, फिर वो हाइपरसोनिक में चला जाता है, लेकिन बहरहाल सुपरसोनिक में तो कंफर्म है ना कि ग्रेटर देन 1 ही होता है। चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है ये, डॉपलर इफेक्ट के बाद का। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरफेरेंस ऑफ एक्स रेज इज ऑब्जर्व्ड इन बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, थिन फिल्म या रॉक सॉल्ट। एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है, 0.1 से लेके 1 जो है वो एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो इतनी छोटी वेवलेंथ होने की वजह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी डिफ्रैक्शन नहीं कर सकता, थिन फिल्म भी नहीं कर सकती, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी नहीं कर सकती। वही जो रॉक सॉल्ट, जो क्रिस्टल्स होते हैं रॉक सॉल्ट के, वो जो है वो इंटरफेरेंस करवा सकते हैं एक्स रेज का। नंबर 15, अ साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज। अब ये जो सवाल है ना वो सिर्फ एयर से वाटर का नहीं है, बल्कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम का है। तो देखो जब भी साउंड ट्रेवल करेगा एयर से वाटर में, तो सबसे पहले तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, फिर वेलोसिटी कम हो जाएगी, साउंड स्लो ट्रेवल करेगा, और फिर वेवलेंथ में भी चेंज आ जाएगा। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ में भी चेंज आएगा। लेकिन एक चीज़ है जो सेम रहती है और वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है ना। v बराबर होता है एफ लेमडा के, तो v ओवर लेमडा बराबर होता है f के, तो f कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। v और लेमडा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, वी कैन सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट। याद रखिए हम किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं तो हम इस वजह से देखते हैं कि लाइट उससे टकरा कर वापस आती है हमारी आंखों में।
मिसाल के तौर पर बल्ब से लाइट निकली, उस ऑब्जेक्ट से टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में गई, तो हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा। जरूरी नहीं है जो चीज इमिट कर रही हो वही हमें नजर आए, रिफ्लेक्शन से भी नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड? साउंड रिफ्लेक्ट हो सकता है दीवार से टकरा के, साउंड वेव्स इंटरफेरेंस कर सकती हैं, ठीक है, बढ़ा सकती हैं, साउंड ज्यादा सुनाई देगा, कैंसिल भी कर सकती हैं साउंड वेव डिफ्रेक्ट हो सकती हैं, किसी बाउंड्री से टकरा के बेंड हो सकती हैं। बट याद रखिए साउंड वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती, साउंड वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता। क्यों? पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जबकि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड पोलराइज नहीं हो सकता, ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकती है। कैसे होती है? लेक्चर है बाकायदा पोलराइजेशन का, नहीं मालूम तो जाके देख सकते हो। नंबर 18, द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट आर। इसमें से कौन सी डायमेंशन स्प्रिंग कांस्टेंट की है? स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है F/x। फोर्स की डायमेंशन ml t-2, x एक्सटेंशन है, उसकी डायमेंशन l होती है। l से l कैंसिल, यानी कि l तो होगा नहीं, सिर्फ m होगा और t की पावर -2 होगी। तो l होगा और t की पावर -2 होगी, m होगा और t की पावर -2 होगी। नंबर 19, इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। डॉट की सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आई वाली वैल्यू आई से मल्टीप्लाई होती है, जे वाली जे से, के वाली के से। आई वाली वैल्यू यहाँ के आई से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि आई नहीं है, ठीक है। इसकी जे की वैल्यू किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। वाहिद इसके के की वैल्यू इसकी के की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, जस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और के डॉट के 1 होता है। तो माइनस प्लस माइनस 2 3 आर 6, के डॉट के 1 होता है, तो उसको छोड़ दो, आंसर आ जाएगा -6। Number 20, force can be defined as the rate of change of momentum. Force is equal to rate of change of momentum. Force की definition है, जब मोमेंटम पढ़ते हैं तो ये वाली definition भी ड्राइव होती है। If a projectile is launched with 45 degrees with velocity 100 meter per second, it hits the target. It will have double the range if velocity कितनी होगी, velocity कितनी हो जाएगी अगर जो है वो रेंज डबल हो जाए। तो डबल रेंज करने के लिए वेलोसिटी को कितना करना पड़ेगा? अब देखो जो फॉर्मूला है ना रेंज का, R बराबर होता है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। 45 डिग्री से फेंक रहे हैं तो ये तो पूरा फैक्टर 1 के बराबर हो जाएगा, इस फैक्टर को हटा दो, सिर्फ V0 स्क्वायर ओवर जी हो जाएगा। यानी सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है? सब कुछ डिपेंड कर रहा है V0 स्क्वायर ओवर जी पर। जी भी कॉन्स्टेंट है। R का और V0 का अगर रिलेशन बनाओगे ना तो दो रिलेशन बन सकते हैं, या तो हम कहेंगे R प्रोपोर्शनल होता है V0 के स्क्वायर के, या फिर अगर V0 से बनाना है तो V0 प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट रेंज। बात समझ में आ गई? ये दोनों रिलेशन बन सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 100 है, और जो रेंज है वो डबल हो गई। डबल का मतलब हो गया 2R, V0 प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट 2R के। तो 2 का रूट लेना पड़ेगा, 2 का रूट आ जाएगा 1.41 टाइम्स ऑफ अंडर रूट R। जो वेलोसिटी है उसको हम हासिल कर सकते हैं। अभी क्या है, असल जो थी वेलोसिटी वो कितनी थी, वो थी 100 मीटर पर सेकेंड। इस फैक्टर से सिर्फ 100 को मल्टीप्लाई कराना है ताकि हमें पता लग जाए कि अब कितनी वेलोसिटी होगी कि रेंज जो है वो डबल हो जाए। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.41, इट इज इक्वल टू 141 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, थोड़ा उसको अलग से भी करके देख सकते हो, लेकिन बात यह है कि आप इस बात को याद रखिए कि इनका जो रिलेशन है वो अंडर रूट का रिलेशन है। वेलोसिटी अगर 100 थी पहले तो अब 141 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, यानी कि 1.41 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर रेंज डबल हो रही है तो 1.41 टाइम्स वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन बराबर होता है 1 रेडियन। तो देखो रेडियन की जो डेफिनेशन है ना, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज के, 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज, और 180 को पाई से डिवाइड कराओगे, पाई होता है 3.14, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 57.3 डिग्रीज। और ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। 23, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटेटिंग बॉडी पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। ठीक है ना, एक रोटेटिंग बॉडी है और उसका जो मोशन है, जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही है, वो उसी से ही पास हो रहा है। तो ऐसी सूरत में जो मोशन होता है वो कहलाता है स्पिन मोशन। इसका मतलब ये बॉडी स्पिन कर रही है, ये स्पिन मोशन की डेफिनेशन है बेसिकली।
If mass of the earth becomes half of its present value, keeping the size constant, the value of g will become, वैल्यू ऑफ जी जो है स्मॉल जी कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर के बराबर होता है। रेडियस सेम रहा, साइज सेम रहा, कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है। फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम मास को आधा कर देंगे तो वैल्यू ऑफ जी भी हाफ हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है ना, वन ऑन वन रिलेशन है ये। तो अगर एम ई आधा हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी भी आधा हो जाएगा, वन हाफ। रेडियस का अलग हिसाब किताब है क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है। 25 एक ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन। व्हाट विल spring balance read if the elevator is descending at constant velocity of meter per second। descend करने का मतलब है नीचे की तरफ आना। जब भी एलिवेटर नीचे की तरफ आता है तो वेट कम महसूस होता है, माइनस होगा। जो अपेरेंट वेट है वो बराबर होगा एक्चुअल वेट में से माइनस कर देंगे किस चीज़ को, जो हमारी पूरी वैल्यू होती है ना, जो हमारी वैल्यू होती है एम ए की, कि मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना है। नहीं तो आपको एक और फॉर्मूला भी याद होगा, जब इसमें से कॉमन ले लेते हैं ना, तो कॉमन लेते हैं तो सिर्फ क्या आंसर आता है, g माइनस ए का, ठीक है ना, इस तरीके से होता है ना, m इज इक्वल टू जी माइनस ए। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है वेट के कम होने के लिए। अगर ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो जब एक्सेलरेशन ही जीरो है तो ये एक ही जगह पे जीरो पुट करोगे डायरेक्टली mg आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वजह से वेट बढ़ता है या कम होता है, लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर इसका असल वेट 10 न्यूटन था तो अब भी 10 न्यूटन ही होगा। ये पूरी तफसील बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप कंफ्यूज ना हो, पूरा फॉर्मूला लगाइए। लेकिन जब कह रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगी। 26 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। पावर की डेफिनेशन होती है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। 27 spring of force constant K is cut into 3 equal pieces. The force constant of each part will be, जो force constant होगा हर एक पार्ट का वो कितना हो जाएगा। तो याद रखिए फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, वो स्प्रिंग की स्टिफनेस पर डिपेंड करता है। चाहे मैं 10 पीसेस कर दूं उस लंबे से स्प्रिंग के, स्टिफनेस तो उतनी ही रहेगी। जब स्टिफनेस उतनी ही रहेगी तो जो फोर्स कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नाम ही कांस्टेंट है उसका, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 28 स्टैंडिंग वेव में अगर लैम्डा बराबर आ रहा है, वेवलेंथ बराबर आ रही है एल के, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे। तो देखो अगर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाला टॉपिक पढ़ा होगा आपने, तो यहां से लेके यहां तक जो है ना वो एल कहलाता है। अब ये कह रहे हैं लैम्डा के ही बराबर है, इस तरीके से होगा एक लैम्डा। वेव टकरा कर वापस आएगी तो कितने लूप्स नजर आ रहे हैं आपको, 2 लूप नजर आ रहे हैं। तो जो ये स्टैंडिंग वेव वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर 2 लूप्स जब होते हैं तभी लैम्डा जो है वो एल के बराबर होता है, ठीक है ना। और वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा क्या होता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। तो यहां से लेके यहां तक एल बराबर आ गया लैम्डा के। 29 द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट मैक्सिमम ऑफ 7 बीट्स पर सेकंड। एक इंसानी कान 7 बीट्स पर सेकंड को डिटेक्ट कर सकता है। 30 लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन तो हमारी बुक में समझाया गया है, स्कैटरिंग और फ्लाइट के थ्रू भी हो जाता है, डबल रिफ्रैक्शन के थ्रू भी हो जाता है, और रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हो जाता है, डिफ्रैक्शन के थ्रू नहीं होता। हालांकि अगर आप इसको सर्च करोगे डिफरेंट बुक्स में तो डिफ्रैक्शन के जरिए भी होता है, बट जाहिर सी बात है ये मैं डिफ्रैक्शन सेलेक्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बुक में डिफ्रैक्शन वाली बात मेंशन नहीं है। हमारी बुक में बाकी तीनों मेंशन है, तो ये जो चौथा आंसर है इसी को सेलेक्ट करेंगे। 31 द सेंट्रल स्पॉट इन द न्यूटन रिंग्स अपीयर्स डार्क ड्यू टू, बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है। 2 चीज़ों की वजह से होता है ये होता है बोथ फेज रिवर्सल की वजह से और पाथ डिफरेंस जो 0 होता है उसकी वजह से, ठीक है ना। न्यूटन रिंग का जो पूरा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपने समझा हुआ होगा उसको, नहीं तो जाके देख सकते हो चैनल पे। 32 टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2/8, 1/f का आंसर। और रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 ऊपर 2 नीचे, तो 8 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के 2 लेंसेज हैं और वो कॉम्बिनेशन में है, तो आंसर आएगा टोटल उनका 4 सेंटीमीटर के बराबर।
Finally, 33, if Galilean telescope has an objective of focal length 50 centimeter and the focal length of its eyepiece is 5 centimeter, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी होगी? लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप इज इक्वल टू एफओ माइनस एफई, गैलीलियन टेलीस्कोप। और यही अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होती ना तो प्लस करते, तो क्या बना? 50 माइनस आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है? आईपीस की फोकल लेंथ है 5, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45, दिस इज द आंसर, 45 सेंटीमीटर। सेक्शन बी, बॉय थ्रोज अ बॉल, ये आ गया, ठीक है। बुक वाला क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये भी उसका है 10 ईयर का है, ये भी 10 ईयर से आया है, ये बुक का क्वेश्चन है। ये अभी जो मैंने डेरिवेशन बताई है कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ वाली, वो वाली है। सेंट्रल रिंग क्यों डार्क होता है, साइंटिफिक रीजन, और ये इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक, वर्क एनर्जी इक्वेशन, ये सब अपलोडेड है ना चैनल के ऊपर, तो मैं क्या उसको दोबारा से बताऊं। टार्जन वाला न्यूमेरिकल बहुत ही कॉमन है, और कपल भी की भी डेरिवेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन में डॉपलर्स इफेक्ट है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, न्यूटन्स फार्मूला और लैप्लेस करेक्शन, लास्ट ईयर आ चुकी है लेकिन बहरहाल दी है तो प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। और प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये हो गया कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बाकी सारा पेपर आसान है, आई होप जो है वो आपको आता होगा, नहीं तो प्रैक्टिस करो। अब हम अपलोड कर रहे हैं एमसीक्यूज, और बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ इस पेपर को शेयर करो, इंशाल्लाह दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत रखो, आपका भी फ़ायदा होगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।